आफ्टरनून। हम सबको पता है कि दिल्ली में केंद्र सरकार की कितनी अहमियत है और पिछले कई दिनों से, खास करके जब कई सालों बाद 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक नए प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, तो राज्यों के साथ किस तरीके के रिश्ते होने चाहिए उस पर कई बार प्रधानमंत्री अपनी बात रख चुके हैं और एक नई पहल करने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है। लेकिन राज्यों का क्या कहना है कि उनका और केंद्र का रिश्ता किस तरीके से रहे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज हैं देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो स्टेज पर आए। सर, और बीजेपी के मुख्यमंत्री है तो एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी होने ही चाहिए हमारे साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हमारे साथ है। मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी यहां पर स्टेज पर आए। चलिए, रावत जी आएंगे हमारे साथ, तब तक हम शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ी पहल देवेंद्र जी नरेंद्र मोदी कर चुके हैं कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात उन्होंने की है, और ये बात आज की नई बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी बात है और कई सालों से ये बात की जा रही है। क्या आपको मोदी जी के आने के बाद उसमें कुछ बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री बहुत सालों तक काम किया है और विपक्ष में भी काम किया हुआ है। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में किस प्रकार से राज्यों को कठिनाइयां सहन करनी पड़ती है, ये उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, ये उन्होंने देखा है। और इसलिए मुझे लगता है कि आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, जी, ये जो केंद्र और राज्य की ये जो रिलेशनशिप है, ये ज़्यादा प्रगल्भ हो। और जैसा उन्होंने कहा है कि भारत को अगर विकसित करना है तो टीम इंडिया ये उसको विकसित कर सकती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स ये मिलकर टीम बनेगी, और ये टीम एक साथ मिलकर जब काम करेगी तब भारत विकसित हो सकता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक नई पहल उन्होंने करने की कोशिश की है और इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर है। आमतौर पर देखा जाता है कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसके विपरीत अगर सरकार राज्य में हो तो ये टसल काफी बढ़ता है। मोदी जी के आने के बाद आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है रावत जी? नहीं, मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक अनिश्चितता जरूर है। प्लानिंग कमीशन के विषय में ये कह दिया गया कि इसको वाइंड अप किया जाएगा, लेकिन अभी तक राज्य के रूप में हम ये समझ पाने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि हम किसको अप्रोच करें। फाइनेंस डिपार्टमेंट को, पीएमओ को, आखिर हमारी योजना जो एनुअल प्लान है उसका स्वरूप क्या हो, हमको कहाँ तक बढ़ना है, हमारी फंड्स की विशेष तौर पर हमारे जैसे राज्य जो सेंट्रल असिस्टेंस पर बहुत कुछ मैस्टर करते हैं, उनके लिए ये अनिश्चितता और ज़्यादा बड़ी है। और एक डर भी है मन में। मैं किस बात का डर? मैं शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ जी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे देश के अंदर कई बहुत ही डिसएडवांटेजियस रीजन हैं, डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं। उत्तराखंड हो या पूर्वोत्तर के राज्य हों, उन राज्यों की भौगोलिक कठिनाइयाँ, ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़ापन है, वो सब प्लानिंग कमीशन समझता था और उसको एड्रेस करने के लिए मैकेनिज्म भी डेवलप किया था। जी। हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया गया था। टैक्स हॉलीडे के माध्यम से इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता भी प्रशस्त हुआ था, और हम कोशिश कर रहे थे, जो हाल में प्लानिंग कमीशन ने कुछ अध्ययन करवाए, उसके जरिए नेशनल इकोसिस्टम में जो हमारी सर्विसेज हैं, जंगलों आदि के माध्यम से पर्यावरण संवर्धन में जो हमारा योगदान है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके एवज में हमको कंपनसेट किया जाएगा। हमारे सामने इस समय एक गहरा निश्चय है कि हमारे राज्यों को किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट होगा। ये न केवल उन्हीं का है, बल्कि
जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, चाहे एससी हों, एसटी हों, माइनॉरिटीज़ हों, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हों, उनको स्पेशल कंपोनेंट प्लान से लेकर के मनरेगा तक कई तरीके के सपोर्ट प्लानिंग कमीशन से आते थे। उसका स्वरूप भी निश्चित नहीं है। पहले प्लानिंग कमीशन एनजीओज़ के माध्यम से सिविल सोसाइटी के साथ एक इंटरएक्शन करता था और वो इंटरएक्शन बहुत कुछ उसकी पॉलिसी फ्रेमिंग को प्रभावित करने का काम करता था। अब वो इंटरएक्शन किस तरफ होगा, क्योंकि टीम इंडिया, प्राइम मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर इन काउंसिल, वो तो सबसे बातचीत नहीं कर सकते, तो एनजीओ आदि के माध्यम से जो फीडबैक मिलता था वो कैसे मिल पाएगा। पहले राज्य अलग अलग स्तरों पर जी, कुल मिलाकर अनिश्चितता का माहौल है। आपका ये कहना है कि नहीं, और ये कंसर्न छोटे चिंता लॉजिकल है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में हर स्तर पर हमारे अधिकारी इंटरैक्ट करते थे, उसके बाद प्लान का एक स्वरूप बनता था। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंटरएक्शन का स्वरूप क्या मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन होगा। मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के हमारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं है। किससे बात करनी है, एलोकेशन कैसे होगा, आवर कंसर्न। ठीक है, ये कंसर्न है फडणवीस जी। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो कंसर्न यहाँ पर दिखाई जा रही है ये आधारहीन है। देखिए, हम किसी भी लोकतांत्रिक सेटअप में जब एक संस्था को दूसरी संस्था रिप्लेस करती है तो वो अच्छाई के लिए ही करती है, और वही मोदी जी ने स्पेल आउट किया है। मुद्दा यहाँ पर ये है। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, चूंकि यहाँ पर बात कही गई है तो उस बात का जवाब देना भी आवश्यक है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन जब शुरू की तो एक अर्थव्यवस्था को हम फॉलो करते थे। उस अर्थव्यवस्था में प्लानिंग कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया, और मोदी जी ने स्वयं ये कहा कि प्लानिंग कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन 1992 में हमने जिस समय लिबरलाइजेशन स्वीकृत किया और हमने हमारी अर्थव्यवस्था में यू टर्न लिया, उस यू टर्न को लेने के बाद अर्थव्यवस्था का जब रुख हमने मोड़ा तो उस अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए जो उपकरण हमने तैयार किए थे उन उपकरणों को भी हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था यू टर्न लेगी और उपकरण वही रहेंगे तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार से संचालित होगी। और इसलिए केवल मोदी जी ने नहीं, स्वयं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि अब प्लानिंग कमीशन जिस प्रकार का रोल अदा कर रहा है उससे ये काम नहीं चलेगा, उसको उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और मोदी जी ने कौन सी बात कही है, देखिए, जब हम चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में बैठे थे, सारे चीफ मिनिस्टर्स क्या कह रहे थे कि ये प्लानिंग कमीशन के सामने हमको भीख मांगने की जरूरत पड़ती है, और ये तो ऐसा होता है कि ये केंद्र वाले ऐसे बैठते हैं और हम मानो याचक है इस रूप में उनसे भीख मांगते हैं। मोदी जी ने ये कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी जो ढांचा सामने आया है और जिसके ऊपर चर्चा चल रही है, उस ढांचे में राज्यों को ज्यादा अधिकार मिल रहा है, ज्यादा कंसल्टेशन मिल रहा है, राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ रही है, केंद्र पर ही निर्भर। देखिए, वो तो पहले भी था, प्लानिंग कमीशन में किसके पास था, लेकिन उस समय यह था कि प्लानिंग कमीशन के सामने याचक के रूप में जाना पड़ता था। अब याचक के रूप में नहीं, वी आर इक्वल प्लेयर्स, केंद्र और राज्य ये दोनों मिलकर देश चलाएंगे, इस भावना के साथ हम साथ में बैठकर उसका निर्णय करने वाले हैं, ये इसमें परिवर्तन है। और इसलिए एक मुख्यमंत्री के रूप में जो चीजें अनुभव की है मोदी जी ने, और जिसमें किस प्रकार से राज्यों को दुय्यम भूमिका मिलती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिलती है, उसकी अनुभूति होने के कारण उन्होंने इस नई योजना को लाने का प्रयास किया है। और एक चीज और, स्पेशल स्टेटस की बात है, स्पेशल कंपोनेंट की बात है, साहब ये कहा जाने वाला है, ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे जो राज्य है देश के लिए, अब रावत साहब का राज्य आज देश की इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण राज्य है। इस राज्य की अनदेखी करके कौन सा देश सामने आज जा सकता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस उनको है, उनको पता है, मेरे से बहुत ज्यादा उनका अनुभव है, अनुभवी व्यक्ति है। मोदी जी के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं, वो सारा कॉन्फिडेंस उनको है, लेकिन राजनीति में कुछ बातें करनी पड़ती है, वो बातें वो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, रावत जी एक मिनट, सवाल यहाँ पर यह है फडणवीस जी कि आपका राज्य सघन राज्य है, ठीक है, आपका करीब आमदनी अगर राज्य की देखी जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए की आमदनी है, जो एक्साइज है, आप वैट लगाते हैं या मोटर व्हीकल टैक्स। जो छोटे राज्य है जिनकी आमदनी कम है, वो कैसे सर्वाइव होंगे इस सिस्टम में? क्यों नहीं होंगे साहब? क्योंकि उनके लिए तो जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को बंद नहीं किया जा रहा है, वो तो सारी योजनाएं चलने वाली है। उसके विपरीत मोदी जी ने तो यहां तक कहा है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है या ये जो हिमालयन स्टेट्स है, जो छोटे राज्य है, जो देश की इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं,
उनके लिए तो विशेष योजनाएं चलेगी। और इसलिए मुझे लगता है साहब, देखिए एक बात तो आप राजनीति को बाजू रख दीजिए, क्या कोई देश अपने छोटे राज्यों की अनदेखी करके आगे जा सकता है? और मोदी जी जैसा विजनरी प्राइम मिनिस्टर होने के बाद क्या इस प्रकार की बात हो सकती है? ऐसा हो मुझे सकता है ऐसा रावत जी? लगता है आपको साहब, ये लगता है ऐसा हो सकता है? बिल्कुल गलतफहमी की वाली बात है। सीधा सवाल उठाए कि ऐसा हो सकता है, विजनरी प्राइम मिनिस्टर मिला आपको? देखिए, ऐसा यदि हो रहा होता तो जो 4 मैंने सवाल उठाए अभी, माइक उनका जो 4 सवाल मैंने उठाए, मैंने इसको चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी उठाया। क्या सवाल उठाए थे उनका आपने? अभी मैंने जो बताया आपने, ठीक। और उनका कोई अभी तक स्पष्ट न उत्तर आया है, न कोई मैकेनिज्म उसके लिए खड़ा करने की बात अभी लोगों के ज्ञान में आई है, संज्ञान में आई है। और जिन बातों को मेरे दोस्त ने अभी कहा कि हमको कि अर्थव्यवस्था में एक बड़ा भारी बदलाव आ रहा है, क्या ये बदलाव केवल मार्केट फोर्सेस को एक हिस्सेदारी देने का है या मार्केट फोर्सेस की ज़्यादा शेयर है उसके रूप में है? उसको लेकर के भी जो डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनमें बड़ी भारी खलबली है। और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को, देश के नीति निर्माताओं को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। वो कह रहे हैं ना, एक सेकंड। दूसरी बात यह है, इस बात को कोई समझा नहीं पा रहा है कि यदि प्लानिंग कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया पिछले 60 वर्षों के अंदर और अब वक्त की जरूरत के अनुसार उसमें कुछ बदलाव लाने की बात सोची जा रही है, तो क्या किसी ने प्रधानमंत्री जी के हाथ पकड़े? क्या आप ये बदलाव प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटल करके एक नई बॉडी खड़ी करके ही ला सकते हैं, या आप प्लानिंग कमीशन के उसके लिए तो आपसे बात हो रही है ना, दूसरे चीजों में कुछ बदलाव करके ला सकते हैं? जी, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई थी चीफ मिनिस्टर की, उसके लिए इसको एक थॉट देने की कोशिश नहीं की गई है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, आप इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं जो 60 साल पुराना है, उस फैसले को लेने में क्या आपने नेशनल कंसेंसस बनाने की कोशिश की, या आप अपनी बात को नेशनल कंसेंसस के ऊपर थोपना चाह रहे हैं? मुझे इसमें मुझे बस एक चीज ऐड करनी है। आपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उसमें नहीं लिया, आपने पॉलिटिकल पार्टीज को उनसे कंसल्टेशन नहीं किया, आपने कोई ऐसा ओपन हाउस कंसल्टेशन इनवाइट नहीं किया जिसके जरिए ये बातें आती और देश के लोगों को ये जानकारी होती कि अब समय आ गया है कि हमको प्लानिंग कमीशन को गुड बाय करना है और उसकी जगह पर कोई नया सेटअप लेकर के आना है। तो मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल ये कहा कि इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, और उसके बाद क्या किया जाना चाहिए वो चीज भी अभी तक स्पष्ट नहीं की है। मानना यह है फडणवीस जी, मुझे जो प्लानिंग कमीशन रद्द किया वो अपने आप घोषणा कर दिया। पहली बात तो ये है कि प्लानिंग कमीशन की ये अप्रस्तुत हुआ है, इसकी शुरुआत तो मनमोहन सिंह जी ने की, और मनमोहन सिंह जी की आखिरी स्पीच में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब प्लानिंग कमीशन को जो कार्यभार दिया गया था वो पूर्ण करने में प्लानिंग कमीशन सक्षम नहीं है। और उसके बाद ये डिबेट शुरू हुई है। ये मोदी जी ने शुरू की हुई डिबेट नहीं है, ये मनमोहन सिंह जी ने शुरुआत की। दूसरी बात, प्लानिंग कमीशन आज भी मौजूद है, और जब तक नई संस्था नहीं आती तब तक प्लानिंग कमीशन काम करता रहेगा। तीसरी बात, प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सी संस्था आनी चाहिए, इसके लिए कंसल्टेशन की प्रोसेस चल रही है। और पहली बार देश में देश के सारे नागरिकों से बड़े पैमाने पर किस प्रकार की संस्था होनी चाहिए इसका कंसल्टेशन किया गया। उनसे सुन लीजिए, उनसे ऑनलाइन सारे के सारे सजेशंस मंगाए गए, और बेस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट फ्रॉम द कंट्री, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, ऐसे सोशियोलॉजिस्ट, देश के जाने माने लोगों ने अपने अभिप्राय दिए। पहली बार हजारों लोगों के अभिप्रायों को छाटा गया। उनको छाटने के बाद देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की गई। कंसल्टेशन की प्रोसेस जारी है। मैं रावत जी को भी कहना चाहता हूं, पहली बार प्रधानमंत्री सीधे
मेज पर बैठकर आमने सामने मुख्यमंत्रियों को बैठाकर कंसल्टेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं, आपकी जो शंका है उनको दूर कर रहे हैं। मुझे लगता है कंसल्टेशन की प्रोसेस से जो नई संस्था उभरेगी वो संस्था ही काम करेगी। ये बात बताइए कि उनका ये कहना था कि अब किसके पास जाना है उसको लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है साहब। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वापस बताता हूं आपको, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क। गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में प्लानिंग कमीशन आज है, प्लानिंग कमीशन डिसमेंटल नहीं हुआ है। जब तक नई संस्था नहीं आती तब तक जो प्लानिंग कमीशन है वो काम करता रहेगा, प्लान उसी के पास जाएगा और इसलिए मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। मैं एक छोटा सवाल पूछ सकता हूं अपने दोस्त से जी। यदि प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे जैसे कुछ राज्यों ने जिन्होंने अपना एनुअल प्लान सबमिट किया है तो हमारे एनुअल प्लान पर कंसल्टेशन क्यों नहीं प्रारंभ हो रहा है? कोई व्यक्ति तो होगा प्लानिंग कमीशन की सेक्रेटरी बुला लें, कोई तो कंसल्ट करे, तो वो कंसल्टेशन प्रारंभ क्यों नहीं हो रहा है? देखिए कोई राज्य इंक्लूडिंग महाराष्ट्र क्या ये कहने की स्थिति में है कि मेरा एनुअल प्लान फाइनल हो चुका है? देखिए एनुअल प्लान कब सबमिट होता है? सर आप तो मेरे से सीनियर है लेकिन मैं भी बहुत सालों से असेंबली में हूँ। एनुअल बजट कब होता है, एनुअल प्लान कब तैयार होता है? सर इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपके सारे रिसोर्सेज क्या है इसको एकत्रित किया जाता है। आपका स्टेट प्लानिंग कमीशन, देखिए आप समझ लीजिए, आपका स्टेट प्लानिंग कमीशन या आपकी प्लानिंग मिनिस्ट्री दिसंबर में यह अंदाजा लगाती है कि इस साल में आपके पास कितने रिसोर्सेस होने वाले हैं, उसके आधार पर जनवरी में आप प्लान तैयार करके प्लानिंग कमीशन को देते हो और फिर कंसल्टेशन शुरू होता है। अब जब वो जनवरी आई नहीं है तो कंसल्टेशन की प्रोसेस शुरू कैसे होगी? जनवरी के बाद उनको जवाब मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा साहब, 100% मिलेगा। बात हुई है मोदी जी से, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में क्या हुआ, आगे क्या हुआ? देखिए चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में क्या हुआ सारे चीफ मिनिस्टर जानते हैं। हर एक शंका का समाधान मोदी जी ने किया है और मुझे ये लगता है कि इस प्रकार से जो चीजें हो ही नहीं रही है उन चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करके, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लानिंग कमीशन एग्जिस्टेंस में है, जरूर उसकी जगह कोई दूसरी संस्था लेगी, जो संस्था लेगी उसमें राज्यों को ज्यादा से रहेगा, राज्यों की इक्वल पार्टनरशिप रहेगी, राज्यों को उससे फायदा होगा और देश विकास की ओर जाएगा। आप बजट पेश करेंगे मार्च में आपके स्टेट का, तब आपके पास ये क्लैरिटी होगी कि आपके पास कितना एलोकेशन बिल्कुल रहेगी। क्या कोई बॉडी 100% रहेगी। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है कि अगले 2 महीने के भीतर वो एक नई बॉडी तैयार हो जाएगी? 2 महीने के भीतर मैं आपको एक बात हमेशा कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है साहब। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता कि शट डाउन कर दिया और अब आप हमारे पास मत आइए, अब हम काम कर रहे हैं, अब 2 महीने बाद आइए और उसके बाद काम होगा, ऐसा गवर्नमेंट में नहीं होता। गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसी भी राज्य को अपना बजट रखने में, अपना प्लान मंजूर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों को ऐसा लगता है कि उसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। इसमें कुछ राज्यों का सवाल नहीं है, कांग्रेस शासित राज्यों का सवाल है ना? कांग्रेस राज्यों का ही सवाल नहीं है, सभी राज्यों का सवाल है, क्योंकि कोई मैकेनिज्म है नहीं। प्लानिंग कमीशन जिसके लिए लाल किले की प्राचीर से कह दिया गया हो कि इसकी उपयोगिता खत्म हो गई है, नई संस्था बनेगी, तो वो प्लानिंग कमीशन यदि बोर्ड है भी, उसका सेक्रेटरी एग्जिस्ट भी करती है, तो किस मैंडेट के साथ, यदि प्राइम मिनिस्टर से मैंडेट नहीं आ रहा है तो किस मैंडेट के साथ एनुअल प्लान पर कंसल्टेशन प्रारंभ करेंगे? राज्य कैसे ये महसूस करें कि जो प्लान उन्होंने सबमिट किया है, जिस अथॉरिटी को सबमिट किया है, उसको फाइनल शेप दे देंगी करके? राज्य किस मैंडेट के आधार पर जो प्रारंभिक कंसल्टेशन होता था, जिसके आधार पर एनुअल प्लान फाइनलाइज होता था, वो कंसल्टेशन किसके स्तर पर कौन करेगा, उसके लिए कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो एक स्पष्ट जवाब उनको नहीं। देखिए क्लैरिटी पूरी है, उस क्लैरिटी को समझना नहीं चाहते, मुझे चूंकि वो विपक्ष में है और मोदी जी ने कोई आइडिया फ्लोट की है, तो उसका विरोध अगर हमको करना है लेकिन ये तो हम करते रहेंगे। ये पूरा हम ये बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, ये देश के योजना के 1 वर्ष का सवाल है। देश के आर्थिक विकास की दिशा क्या होगी उसका 1 वर्ष का सवाल है।
ठीक है। और इसके मैं रावत जी को इतना ही का हित जुड़ा हुआ है। सर मैं रावत जी को इतना ही पूछना चाहता हूँ, जैसा मेरे नौजवान दोस्त कह रहे हैं, यदि ऐसा भी कुछ हो जाए तो शायद हमको संतोष हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है जो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ अभी आपको नहीं। देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, आपको इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, केंद्र को भी अपना प्लान तैयार करना पड़ता है, ठीक है। और आपके साथ उनको भी बजट रखना पड़ता है। प्रोसेस वही है साहब, और इसलिए ये सारी की सारी चीजें उनको भी करनी पड़ती है। जवाब मिल जाएंगे, आप 100% मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग ये डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इनके लिए अच्छा ये है, ये अभी हनीमून पीरियड में है और जो हम जैसे राज्य हैं जो 2-2, 3-3 साल से जिनकी सरकारें चल रही हैं, हमारे लिए अब ये डिलीवरी का पॉइंट है। तो हमारी चिंताएं इनके बजाय जो है ज्यादा वास्तविक है, और ये अब नए चुने गए, ये अभी वादों के झूले में झुला सकते हैं, मगर हरीश रावत को धरातल पर कुछ दिखाना टेंशन तो हमको इनसे ज्यादा है, क्योंकि परफॉर्म तो हमको करना है। अब इनके बारे में तो जो राय बननी है वो बन चुकी है, अब राय तो हमारे बारे में बनने वाली है। हम थोड़ा प्लानिंग कमीशन से आगे चलते हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि राज्य और केंद्र के बीच में इस तरीके से तू मैं चल रही है। खास करके केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर किसी स्कीम का विरोध करते हैं। एनसीटीसी की जब बात हुई थी, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की, तब बीजेपी के मुख्यमंत्री उसका विरोध कर रहे थे, कि कह रहे थे कि हमको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, हमारे एक फेडरलिज्म पर आक्रमण करने की बात है। तो तब आपने विरोध किया था। अगर आप ही कहते हैं कि भाई कोई स्ट्रांग बॉडी होनी चाहिए टेररिज्म से निपटने के लिए, और चिदंबरम उसको बना रहे थे, तो आप लोगों ने विरोध किया था उसका। देखिए, दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि आज जो बॉडी मोदी जी बनाना चाहते हैं उसमें राज्यों को ज्यादा से देना चाहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और एनसीटीसी जो बॉडी बन रही थी, लेकिन दोनों उस बॉडी नहीं, देखिए आप बात को समझ लीजिए, एनसीटीसी में राज्यों के अधिकारों के ऊपर केंद्र अधिक्षेप कर रहा था। अगर हमने फेडरल स्ट्रक्चर स्वीकारा है तो फेडरल स्ट्रक्चर में जब हम ये कहते हैं कि केंद्र और राज्य ये दोनों पार्टनर्स हैं, तो फिर राज्यों के ऊपर केंद्र अधिक्षेप क्यों करना चाहता है? और इसलिए देखिए, जब भी अगर ये नई बॉडी जो बनेगी, इस नई बॉडी में अगर राज्यों के अधिकारों पर अधिक्षेप होगा तो वापस राज्य उसका भी विरोध करेंगे। आप करेंगे विरोध? बिल्कुल करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि नई बॉडी ही इसलिए बन रही है कि राज्यों को ज्यादा अधिकार देना है, और इसलिए दोनों में मूलभूत फर्क यह है कि एक राज्यों को अधिकार देने के लिए बन रही है और दूसरी बन रही थी राज्यों से अधिकार छीनने के लिए। ये आपको लगता है सही है? एनसीटीसी को इन लोगों ने विरोध किया था, बीजेपी शासित राज्य, मोदी जी खुद तब मुख्यमंत्री थे। देखिए, इनमें और हम में एक अंतर है, हम हमेशा रचनात्मक बात करते हैं और रचनात्मक बात का समर्थन करते हैं। आज जो ये इस तरीके की बॉडी की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि आज ये सत्ता में है, और उस समय हम सत्ता में थे इसलिए विरोध कर रहे थे। और आप देखिए, पिछले इन महीनों के अंदर जब से नई सरकार आई है, उसने वो सारे कदम उठाए हैं जो कदम हमारे समय में या तो हमने उन पर निर्णय लिया, उनको आगे बढ़ाया, या हम जिस लेजिस्लेशन को लेकर के आए और वो लेजिस्लेशन कहीं न कहीं पर पाइपलाइन में था, या राज्यसभा में पारित हो गया था तो लोकसभा में था, लोकसभा में पारित हो गया था तो राज्यसभा में अटका हुआ था, या दोनों सदनों में कहीं भी नहीं आ पाया था क्योंकि भाजपा ने लेजिस्लेटिव ब्लॉकेज के जरिए विधानसभा चलने नहीं दी थी। तो उस समय इनके लिए पॉलिटिकल कंपल्सन था उनका विरोध करना, और आज इनके लिए पॉलिटिकल कंपल्सन है उनको लागू करना, क्योंकि आज ये सत्ता में है। यदि ये विरोध करते हैं उन चीजों का जो हमने उस समय जवाब मैं आपसे चाहूंगा, इसका एक जवाब मुझे साहिल, इसका एक छोटा जवाब मुझे देने दीजिए। इनका विरोध करेगा। आज जो एफडीआई उस समय इनको लगता था कि यार इसको छू देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, भारत तो रसातल में चला जाएगा, आज वो एफडीआई इनको बिल्कुल तारनहार नजर आ रही है। आप किसी भी जितने निर्णय इस समय सरकार ने लिए हैं, मोदी जी ने लिए हैं, ये मुद्दा तो देखिए सारे निर्णय वो हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो निर्णय हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने एफडीआई को कभी भी विरोध नहीं किया। हमने रिटेल में एफडीआई को विरोध किया। और दूसरी बात,
हमने कभी भी इनके लेजिस्लेशंस को या इनके विचारों को सिरे से नहीं नकारा। हमने उनमें राज्यों की भूमिका को तलाशा और हमने इनको सजेशंस दिए, लेकिन ये सत्ता के मद में इस प्रकार से व्यस्त थे, ये बातचीत नहीं करना चाहते थे। और अभी उनको जिनको हम लागू कर रहे हैं, हम राज्यों की चीजों को समझकर उसमें वो परिवर्तन ला रहे हैं, राज्यों को अकोमोडेट कर रहे हैं और उन चीजों को कर रहे हैं। और इसलिए जो चीजें आपने शुरू की, अगर उस समय आप कंसल्टेशन की प्रोसेस करते और राज्यों को अकोमोडेट करते तो देश जरूर आगे जाता। ठीक है, एक सवाल रावत जी आपसे मुझे पूछना है। आपने मनरेगा की बात कही थी अभी, जब केंद्र ने मनरेगा की स्कीम लाई थी या फिर JNURM जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन की स्कीम लाई थी, तब ये भी सवाल कई राज्यों ने उठाए थे कि राज्य की आर्थिक ताकत देखे बिना ये उन पर थोपा जा रहा है। तब तो आपकी सरकार जिस राज्यों में थी उन राज्यों ने भी उस पर सवाल उठाए थे कि केंद्र से जो मदद मिलती है हमको भी अपना पैसा डालना पड़ता है। देखिए ये बातें तो आपकी सरकार भी इसी तरीके से काम कर रही है। ये बातें उड़ती रही हैं और इनका द्विपक्षीय बातचीत के जरिए राज्य और केंद्र सरकारें समाधान निकालते रही हैं और हिंदुस्तान इसी तरीके से ग्रो किया है। तो मोदी यही तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं, इस समय ये नहीं हो रहा है, इस समय हो ये रहा है। यदि जो अच्छा है हमारा उसको तो ग्रहण कर लिया जा रहा है और बाकी जो है थू किया जा रहा है और ये जताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो कुछ भी इतने वर्षों के अंदर 60 सालों के अंदर हुआ वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो बेकार है। इस देश के अंदर जो तरक्की हुई है वो बिल्कुल बेकार है। लेकिन बदलाव की तो जरूरत होती है ना। अब जो कुछ होगा अब से स्टार्ट होगा, आज के दिन से स्टार्ट होगा। हम ये कहना चाहते हैं जो बुनियाद बनी है, इस बुनियाद में आपको जो आगे कुछ करने का मौका मिला है उसको करिए और उसमें हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। थोड़ा सा हम इतिहास में ले जाना चाहते हैं। जो अतीत का कंट्रीब्यूशन है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत के 100 करोड़ कह लीजिए या 125 करोड़ लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उसको जस्ट इसलिए न नकार दीजिए कि आप आज सरकार में हैं और आप सरकार में हैं तो आप अपनी तरफ से कोई भी फतवा जारी कर सकते हैं। ये टेंडेंसी 15 अगस्त के लिए अच्छी नहीं है। 15 अगस्त के अपने भाषण में मोदी जी ने कहा, प्लानिंग कमीशन ने देश के विकास में बहुत अच्छा योगदान दिया है। ठीक है, आज देश विकसित हुआ है तो उसमें प्लानिंग कमीशन का योगदान बहुत ज्यादा है। हमने कभी भी उन चीजों को नकारा नहीं है, नकारने का सवाल नहीं उठता। हमारा कहना इतना ही है कि देश जहां तक जा सकता था आपकी नीतियों के कारण नहीं गया। ठीक है, सवाल नहीं, या हम थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं किसी और चीज की तरफ। हम केंद्र और राज्य के संबंधों की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा समस्याएं तब पैदा हुई थी जब कांग्रेस की एक हाथी सरकार थी केंद्र में। राज्यों को बर्खास्त कर देना, राष्ट्रपति शासन लगवा देना। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से मैंडेट मिला है, क्या कांग्रेस के राज्यों को ऐसा लगता है, कहीं ये डर लगने लगता है कि इस तरीके की चीजें होगी? देखिए, इसके वजह से आप ये बात कह रहे हैं बार बार। देखिए, भारत में बड़ा बदलाव आया है, मगर अतीत में जिसने भी जो गलतियां की हों, भारत के लोगों ने उनको सजा दी है और आज भी ये जो गलतियां कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अभी तो इनको सब कुछ सुनहरा सुनहरा दिखाई दे रहा है। जब हनीमून का 1 साल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इनको हकीकत नजर आएगी और उस हकीकत के आईने में तब ये देखेंगे, तब इनको लगेगा कि जो कुछ ये कह रहे थे वो वास्तविकता से कितना दूर था। क्योंकि अभी कथनी और करनी का अंतर कुछ अभी से स्पष्ट होने लग गया है और हमें बड़ा अच्छा लगेगा यदि इनकी कथनी और करनी एक सार रहती है तो हमको खुशी होगी। क्योंकि भारत यदि ग्रो करेगा, भारत आगे बढ़ेगा तो उसमें हरीश रावत भी आगे बढ़ेगा, उसमें जयराम रमेश भी आगे बढ़ेंगे, उस तरक्की में कांग्रेस भी सम्मिलित होगी। ये एक आरोप लगता है कि चूंकि अभी बीजेपी एक के बाद एक राज्य जीत रही है, इसके लिए ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वगैरह ये सब बातें हो रही है। जब बात उल्टी होगी, क्योंकि अभी अगले आने वाले 2 साल में कई राज्यों में, बड़े राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, वहां पर अगर बीजेपी का पाला कहीं भारी नहीं पड़ता तो वहां पर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तब ये बात नहीं आएगी। अभी तो आप जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में जीत रहे हैं, हरियाणा में जीत रहे हैं, इसकी वजह से आपको लगता है कि एक बात समझ लेनी चाहिए, विकसित भारत का सपना राज्यों के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। चाहे किसी की भी सरकार रहे, राज्य कोई भी चलाए, लेकिन जब तक भारत के राज्य विकसित नहीं होंगे, भारत विकसित नहीं हो सकता। और ये सारी सरकारों को समझ लेना होगा। भले ही हमारी सरकार रहे चाहे नहीं रहे, विकसित भारत का सपना
विपक्षी सरकार वाले राज्य के विकास से ही पूरा होगा। सारे राज्यों का विकास होगा तो ही देश आगे जाएगा, और ये भारतीय जनता पार्टी मानती है, ये मोदी जी मानते हैं, और यही विचार मोदी जी के हैं। फडणवीस जी, महाराष्ट्र और हरियाणा में जब मोदी जी प्रचार करने आए थे, तब ये बार बार कह रहे थे कि अगर उनका हाथ मजबूत करना है तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार लाओ। तो महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनती तब भी तो केंद्र का फायदा ही होना चाहिए था। मतलब तो आपकी अपेक्षा क्या है कि महाराष्ट्र में प्रचार के लिए वो आए और ये कहे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार क्यों कर लाइए? मेरा अजीब बात करते हो यार आप। वो तो ये कहेंगे कि महाराष्ट्र में मेरी सरकार लाइए, मैं अच्छी सरकार दूंगा। क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार भ्रष्टाचार में बहुत लिप्त थी, बड़े बड़े भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में चल रहे थे, और इसलिए उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में ट्रांसपेरेंट सरकार लाइए, अच्छी सरकार लाइए, मेरी सरकार लाइए, हम लोग विकास करेंगे। अब कोई दूसरा, आप मनमोहन सिंह जी अगर प्रधानमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में प्रचार करने आते थे, ये थोड़ी कहते कि बीजेपी की सरकार लाइए, वो तो कहते कांग्रेस की सरकार लाइए। गुजरात का विकास जब हुआ तब तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बावजूद भी तो गुजरात का हुआ ना, तो क्यों नहीं हुआ भाई? इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ठीक, देखिए, कोई केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अलग हो, इससे कोई बहुत विकास रुकेगा ऐसा मैं नहीं मानता। ये तो उस राज्य के परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। मैं आपके सवाल को थोड़ा सा दूसरे रूप में रखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री या किसी पार्टी का नेता किसी राज्य में चुनाव में जाएगा तो अपनी पार्टी के गुण बताएगा, अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट मांगेगा, और मोदी जी को इसका पूरा हक है। मगर ये भारत के लोकतंत्र में ऐसे बहुत सारे चुनाव हुए जिसमें नेता ने ये कहा कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, मैं गरीबी मुक्त भारत बनाऊंगा, मैं अशिक्षा मुक्त भारत बनाऊंगा, मैं सांप्रदायिकता मुक्त भारत बनाऊंगा, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि मैं फला एक पॉलिटिकल पार्टी से मुक्त भारत की रचना करूंगा। क्योंकि यदि हमको संघीय गणतंत्र के साथ चलना है, हमको बहुदलीय प्रणाली के साथ चलना है, तो इसमें हर पार्टी को एग्जिस्टेंस को फडणवीस जी तो ये कहेंगे ही ना कि और यदि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं फला पार्टी से मुक्त भारत का निर्माण करने का काम करूंगा, तो इसमें कहीं न कहीं उनकी उस शिक्षा का असर दिखाई देता है जिसमें तानाशाही की भावना जो है लिपटी हुई है। ये लोग बात को आधे सुनते हैं। मोदी जी ने यह कहा था, निश्चित कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि इसलिए करना चाहता हूं, ये गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, ये नेहरू जी की कांग्रेस नहीं है, सरदार पटेल की कांग्रेस नहीं है, ये लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की कांग्रेस है। भ्रष्टाचार जिसकी संस्कृति बन चुकी है, और इसलिए कांग्रेस ये भ्रष्टाचार को पर्यायवाची शब्द बनाए, इस संस्कृति को मैं समाप्त करना चाहता हूं, और इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत की बात उन्होंने कही है। और इसलिए पूरा भाषण उन्होंने ये कहा था। देखिए, पूरे भाषण में से आप एक चीज कोट कर रहे हैं। ये संस्कृति लाना चाहते थे येदियुरप्पा जी के माध्यम से, ये इस संस्कृति को लाना चाहते थे। जितने लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनको अपनी पार्टी के टिकट दे करके, उनको मंत्रिमंडल में सम्मिलित करके, तो इनको कांग्रेस का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा था, मगर अपने लोग जो इनके भ्रष्टाचार में जेल तक गए, उनमें इनको सदाचार दिखाई दे रहा था। तो यही जो इनके प्रधानमंत्री जी का जो चश्मे का रंग है अलग अलग तरीके से देखने का, उससे देश के अंदर बहुत सारे लोग आशंकित हैं। मेरे नौजवान दोस्त आशंकित नहीं हैं, उनके नंबर अच्छे रहें इसकी मैं कामना करता हूं। लेकिन जो विवेकशील लोग हैं वो लोग इस बात को जरूर सोच रहे हैं, क्या एक प्रधानमंत्री को इतनी तो हनीमून की याद जब मेरी शादी हुई थी तब भी किसी ने नहीं कराई थी। चलिए अभी राव जी, अब कुछ हमारे यहाँ पर जो मेहमान आए वो कुछ सवाल पूछना चाहिए। तो साहिल, हाँ अशोक। देवेंद्र जी से मेरा एक सवाल है। देवेंद्र जी, आपसे जब इलेक्शन के दौरान आपने कहा था विदर्भ राज्य की अलग से हम लोग बनाएंगे उसको, तो कब बीजेपी गवर्नमेंट महाराष्ट्र की कब वो उसके लिए शुरुआत कर रही है? और दूसरा ये, क्योंकि विदर्भ से आप आते हैं, तो क्या विदर्भ के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे अलग होने के बाद, या महाराष्ट्र के? देखिए, अभी तो मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ, तो क्या बनना चाहेंगे पूछ रहे हो? जवाब देना तो मेरा अधिकार है, या जवाब भी आप बताएंगे? नहीं, ठीक। ये तो अजीब कार्यक्रम है भाई, सवाल भी आपके और जवाब भी आपके, ऐसा थोड़ी होता है। तो अभी तो मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ, ये आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ। जहाँ तक छोटे राज्यों की बात है, हमारी पार्टी उसका समर्थन करती है, और छोटा राज्य कब बनाना ये हमारी केंद्रीय पार्टी का प्रेरोगेटिव है, और फिर कानूनन वो पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है। तो केंद्र की सरकार को और हमारी सेंट्रल पार्टी को जो उचित समय लगेगा
निश्चित रूप से उस समय हमारी पार्टी फैसला करेगी। फडणवीस जी, लेकिन कब तक ये बन सकता है? कब तक बन सकता है? आपको कब बनाना चाहिए आपको लगता है? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट शब्द दिया है, उचित समय पर ये बन जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी की सैद्धांतिक भूमिका है। मतलब बनेगा जरूर, बिल्कुल निश्चित। छोटे राज्य बनाना ये हमारी सैद्धांतिक भूमिका है और उचित समय पर ये होगा। हमारी सेंट्रल पार्टी इसके ऊपर उचित समय निर्णय करेगी। विदर्भ उचित समय पे बनेगा, ये आप कह रहे हैं? आप जो मेरे मुंह में डालना चाहते हैं वो कैसे भी डालिए, जवाब मैंने दिया है। दूसरा कोई सवाल पूछना चाहते हैं? साहिल, अंजना, केंद्र से तो फडणवीस जी आपके रिश्ते अच्छे ही रहेंगे, वहां मोदी जी यहाँ पर, वहां नरेंद्र, यहाँ पर देवेंद्र। उद्धव ठाकरे से कैसा बन रहा है आपका आजकल? देखिए, उद्धव जी हमारे साथ गठबंधन में है, शिवसेना के साथ 25 सालों के हमारे रिश्ते रहे। ठीक है, चुनाव में कुछ कारणों से हमको अलग लड़ना पड़ा, हम वापस साथ में आए हुए, और मैं उद्धव जी को एक अपने भाई के रूप में देखता हूं, उद्धव जी को एक हमारे वैल्यूड पार्टनर के रूप में देखता हूं। हमारे रिश्ते अच्छे ही रहेंगे। मनाया कैसे? देखिए, इसमें तो कोई रूठने मनाने की बात नहीं होती। दो पार्टियों को जब साथ में आना होता है तो उसमें हम लोग बातचीत करते हैं और साथ में आते हैं, उसी प्रकार से साथ में आए। और वैसे देखिए, इसमें जो 25 साल के रिश्ते हैं, वो रिश्तों में एक साथ आना आसान होता है, लेकिन मुश्किल रहा है इस बार आसान आना, इतना आसान भी नहीं रहा। मुश्किल में से तो मार्ग निकलता है। मुश्किल तो दुनिया में कई चीजें मुश्किल होती है, लेकिन हो तो गया, साथ में तो आ गए। चलो ठीक है। और प्रसून जी, आप दोनों से इस पूरे इंटरव्यू के दौर में एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेकर रावत जी की सहमति नहीं है, कि कहीं भी नरेंद्र मोदी की पॉलिसी उनके स्टेट के अनुकूल है। आपकी धारणा निकल कर आ रही है कि बहुत ही अनुकूल है, और रावत जी भी एक स्टेट के सीएम है, आप भी एक स्टेट के सीएम हैं। पिछले दिनों प्लानिंग कमीशन को लेकर ही बुलाई गई बैठक तो 3 सीएम आए नहीं। क्या इस दौर में सत्ता परिवर्तन का जनादेश इतना बड़ा जबकि मिला, क्या इतनी खटास आ गई है, या ऐसी लकीर खिंच गई है स्टेट्स के बीच में ही कि वो सेंटर के साथ या तो खड़ा है अगर उस पार्टी का है, और दूसरी पार्टी का है तो बिल्कुल नहीं खड़ा है? तो लोगों के जहन में सवाल है, ये देश का होगा क्या? ठीक, आप पहले आपको कहना चाहिए। रावत जी पहले। देखिए, प्लानिंग कमीशन को लेकर के ये बात आपने कही है। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि 60 साल का जो अनुभव है हमारे संघीय लोकतंत्र के अंदर और हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर, उसमें प्लानिंग कमीशन अपने मैंडेट में खरा उतरा है। वो इस बात से जाहिर होता है कि एक साधनहीन देश आज भरपूर संभावनाओं युक्त देश है, जिसमें हम एक बड़ी छलांग की बात कर रहे हैं। और यदि आप उसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे, सुधार लाना चाहते हैं, यहाँ तक कि आप कोई नई संस्था खड़ी करना चाहते हैं, तो मेरा अपना मानना ये है कि संघीय ढांचे में आपको राजनीतिक दलों के साथ वार्तालाप करना चाहिए, और आपको जिन स्टेट्स के अंदर, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का रोल स्टेट्स के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। बल्कि आपको प्लानिंग कमीशन के मामले में जितने और स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आज तो एनजीओज भी स्टेक होल्डर्स हैं, आज अलग अलग सोशल ग्रुप्स जिनकी मैंने बात कही कि जो आज आशंका से ग्रसित हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब से बातचीत करनी चाहिए। और हमारा जहाँ तक मानना है, मैं इस बात का वो हूँ कि प्रधानमंत्री के पास मैंडेट है, और प्रधानमंत्री यदि बातचीत करके रास्ता निकालना चाहते हैं और एक राय बनाना चाहते हैं, तो वह राय इस विषय में बनाई जा सकती है। लेकिन आप अपने किसी पूर्व धारणा को ये कह करके कि प्लानिंग कमीशन के पास बेगिंग बाउल लेकर के जाना पड़ता है, तो इससे मैं समझता हूँ कि आप एक राय बनाने का रास्ता नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रकार से एक्यूज कर रहे हैं, एक्यूज के श्रेणी में प्लानिंग कमीशन को खड़ा कर रहे हैं। इसी में हमारा उनसे मतभेद है। हमारा मतभेद इस मामले में नहीं है, हम उनके अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं।
कमीशन के भीतर में, और गाहे बगाहे आप अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी को किसी को भेज कर उन कर्मचारियों से ऑफ द कैमरा जब बात कीजिए, वो खुद संचय की स्थिति में हमारी पोस्टिंग पता नहीं क्या होगी क्या हो, हम कह रहे हैं कंफ्यूजन क्यों है इस देश में? देखिए 1265 कर्मचारियों के लिए प्लानिंग नहीं होती है। 1265 कर्मचारियों के लिए देश नहीं चलता, देश विकास के लिए चलता है। और उनकी सुरक्षा का क्या होगा, उनको वेतन मिलेगा कि नहीं, इसके ऊपर निर्णय नहीं किए जाते। निर्णय इसके ऊपर किए जाते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो क्या प्लान होना चाहिए। और इसलिए देख लीजिए, बात समझिए, जो बात रावत जी ने कही है, कंसल्टेशन की जो प्रोसेस मोदी जी ने की है, शायद ही इससे पहले कभी की गई हो। साहब 4000 देश के जाने माने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से कंसल्टेशन हुआ है। 4000 हुआ, इससे पहले नहीं हुआ है और अभी लगातार जारी है। और मैं ये मानता हूं कि ऐसी कोई लकीरें वगैरह खींची नहीं है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि भिन्न मत होना और भिन्न मतों को चिन्हांकित करना, ये तो स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। और इसलिए निश्चित रूप से किसी पार्टी को अलग मत रखने का पूरा अधिकार है। उनको अगर लगता है कि नहीं प्लानिंग कमीशन है, ठीक है। ये बात अलग है कि प्लानिंग कमीशन का रोल समाप्त हो चुका है, स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा है, लेकिन अब मनमोहन सिंह जी की बातें इनकी पार्टी में कभी सुनी नहीं गई, तो वो बात तो अलग है। उस राजनीति में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आप बात को समझ लीजिए, कंसल्टेशन की प्रोसेस को पूरा करके ही होगा। और जब तक नई संस्था नहीं आती, गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसलिए तब तक प्लानिंग कमीशन काम करता ही रहेगा। अगला सवाल वहां से मैं एक स्पष्टीकरण, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जिस भाषण की बात कही जा रही है, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहीं पर ये नहीं कहा कि प्लानिंग कमीशन को अब रिप्लेस करने की जरूरत है। उन्होंने कहा प्लानिंग कमीशन को अपनी दृष्टि को सुधारने और आगे की तरफ देखने की जरूरत है। और ये तो कोई भी चेयरमैन कहेगा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर कहेगा, और ये बात तो हम भी कह रहे हैं। और इस बात को यदि मोदी जी भी कहें तो हम उनका स्वागत करेंगे। मगर मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं, ये केवल 1200 कर्मचारियों के सामने के अनिश्चय का सवाल नहीं है। ये देश के अंदर प्लानिंग में विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सामने जो अनिश्चय है, ये उसका सवाल है। और उसको ये कह करके टालना कि हमने कंसल्टेशन की प्रोसेस प्रारंभ कर दी है, वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि पिछले 6 महीने से ये अनिश्चय देश के अंदर बरकरार है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। और हमारे सामने एक उदाहरण है रूलिंग प्लान का। जब रूलिंग प्लान का कंसेप्ट लेकर के इनके पूर्वावतार के लोग आए थे, तो उसने देश को कितना नुकसान पहुंचाया, उसका खट्टा अनुभव मैं समझता हूं देश अभी भूला नहीं होगा। तो हम डरे हुए हैं, इसलिए जितनी जल्दी अनिश्चय साफ हो सके उतना अच्छा है। क्लैरिटी की जरूरत है। ठीक है, मेरा सवाल दोनों मुख्यमंत्रियों से है। हरीश रावत जी पुराने केंद्रीय मंत्री रहे और मुख्यमंत्री हैं, और फडणवीस जी युवा मंत्री हैं। सैद्धांतिक रूप से जहां से बहस शुरू हुई थी कि देश को योजना आयोग की जरूरत नहीं है, और बहस अब यहां आ गई कि हम योजना आयोग का विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धांतता दोनों लोगों को क्या लगता है, देश को योजना आयोग जैसी व्यवस्था की जरूरत है या नहीं है? प्लानिंग कमीशन चाहिए कि नहीं चाहिए? वो किसी दूसरे नाम से आए, किसी दूसरे प्रयोग में आए, या ये पूरी व्यवस्था ही अब किसी तरह से अप्रासंगिक? कमीशन नहीं चाहिए, इसके लिए तो उसको रद्द किया गया। मेरे ख्याल से बीजेपी का रुख साफ है इसमें। देखिए, प्लानिंग कमीशन हो, एनडीसी हो, स्टेट सेंटर रिलेशन की काउंसिल हो, या फाइनेंस कमीशन हो, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे माध्यम हैं जिन माध्यमों ने ऐसी, बल्कि मुझको टूल्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसी संस्थाएं हैं, टाइम टेस्टेड संस्थाएं हैं, जिन्होंने संघीय ढांचे के अंदर राज्यों के साथ न्याय करने का काम किया है। उनको फोरम प्रदान किया है, वो अपनी बात कह सकें। और इनका जब तक कोई माकूल तर्कसंगत विकल्प खड़ा नहीं होता है, सर्वसम्मत विकल्प खड़ा नहीं होता है, तब तक प्लानिंग कमीशन को प्लानिंग कमीशन को समाप्त नहीं किया। मुझे वापस एक बात कहने की इच्छा हो रही है। प्लानिंग कमीशन को बंद करके प्लानिंग की प्रोसेस को समाप्त करने का कहीं पर भी कोई बात कही नहीं जा रही। जो नई संस्था की बात की जा रही है, उसमें राज्यों को ज्यादा हिस्सेदारी देना, इस प्लान को ज्यादा प्रगल्भ बनाना। क्योंकि प्लानिंग की प्रोसेस हमने क्यों शुरू की, तो देश के अंदर अलग अलग भागों में हम समतोल विकास कर पाए। कुछ बेसिक मानव विकास के जो हमारे निर्देशांक है, उनके ऊपर सारे स्टेट्स ठीक से काम कर पाए। सोशल सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे स्टेट साथ में
बिल्टअप हो पाए। इस दृष्टि से केंद्र ने एक योजना तैयार करनी चाहिए और राज्यों ने योजना तैयार करनी चाहिए। इसके लिए किया गया है। मुझे लगता है मूल रूप से अभी जो हमारा गोल है वो गोल एक है, केवल इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, तो ठीक है, ठीक। राजू शुक्ला जी एक सवाल पूछो। नहीं, मैं इसलिए चूंकि प्लानिंग कमीशन की बात आ गई और मैं प्लानिंग कमीशन में मिनिस्टर भी रहा हूँ योजना आयोग का, तो इसलिए मुझे जो कुछ पता चल रहा है वो ये है कि अभी जो कंसल्टेशन का प्रोसेस 4000 वाला अगर हो तो बहुत अच्छा है। अभी उतना नहीं हुआ है, सिर्फ एक मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई है, लेकिन जो प्रयास है उसमें ऐसा लग रहा है, और जो अंदर से लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं सरकार के अंदर, उनका भी कहना है कि जो प्लानिंग कमीशन के ज़्यादातर पावर्स जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इतनी ताकतवर होकर उभरेगी कि प्लानिंग कमीशन उसके सामने कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक थिंक टैंक की भूमिका अदा करेगा सलाहकार की। इससे क्या है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी थी उसका जो अलग से फीडबैक आता वो रुक जाएगा। तो आप एक चीफ मिनिस्टर, नए चीफ मिनिस्टर, युवा चीफ मिनिस्टर, बहुत उम्मीद है। सिर्फ जो है कुछ चीफ मिनिस्टर्स को अगर प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन से शिकायत रही है तो उसकी वजह से जो ये योजनाओं की जो विवेचना होती थी उस पर क्यों रोक लगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये कोशिश करनी चाहिए, आप भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, कि प्लानिंग कमीशन सिर्फ थिंक टैंक बन के न रह जाए। मैं ये मानता हूं कि प्लानिंग कमीशन का जो नया ढांचा बन रहा है उसमें कई प्रकार के संस्थाएं अस्तित्व में आ रही है, जिसमें एक थिंक टैंक भी है, एक इनोवेशन का हब भी है। अलग अलग प्रकार की संस्थाओं को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। और राजू शुक्ला जी, आपको, जयराम रमेश जी को या हरीश रावत जी को मैं और मीनाक्षी लेखी जी ये बिल्कुल आश्वस्त करते हैं कि जो नया ढांचा बनेगा उसमें राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। हम साथ में मिलकर देश को आगे ले जाएंगे। क्यों झगड़ने के समय हम जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से झगड़ेंगे, लेकिन आज देश को आगे ले जाने की बात है, आप और हम मिलकर देश को आगे ले जाएंगे। तेरा मेरा साथ रहे, ये कहकर ही यहाँ पर फडणवीस जी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये साथ तब भी होना चाहिए जब केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है। यही उम्मीद हम करते हैं। अगला सेशन हमारा होगा, लेकिन उससे पहले श्वेता जी, आप लोगों को धन्यवाद स्वरूप हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट, जिसके लिए मैं डॉक्टर संजीव जुनेजा, जो कि MD SBS बायोटेक लिमिटेड के हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगी।